ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम एथिक्स की जो दो थ्योरीज़ हैं, डियंटोलॉजिस और यूटिलिटी की जो थ्योरी थी, एक इमैनुअल कैंट की है और दूसरी जॉन स्टुअर्ट मिल की है। इसको हम आज की क्लास में वीक 7.pptx से स्टडी करेंगे और ये कंटेंट्स आपके पास चैप्टर 1 सारा बेस रेफरेंस बुक में गिफ्ट ऑफ फायर में 1.4 के अंदर कवर्ड है। साथ के साथ अगर आप नोट्स में जाएं, जैसा कि मैंने ग्रुप्स पे अभी व्हाट्सएप पे भी अपलोड किया था कि अगर आप लेक्चर नोट्स में जाएंगे तो वीक 678.pdf में ये सारा बेस का जो चैप्टर है रेफरेंस मटेरियल वो अलग से भी लेक्चर नोट्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप 1.4 को रेफ़र कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर है जो कि हम आज की क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे। पीछे जो 1.1, 1.2 और 1.3 में उसने बेस ऑफ चेंज को डिस्कस किया था विद सेवरल एग्जांपल्स। वो बेस जो थी वो 1.4 के लिए थी कि जिसमें हम एथिक्स को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें और इसकी डेफिनेशंस भी दें। तो अभी 7 मिनट हैं, मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। जब क्लास का टाइम होता है तो फिर हम इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं। लेट मी शेयर पीडीएफ विद यू। ये हमने एथिक्स की डेफिनेशन तो हमने की थी लास्ट टाइम पे कि एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट इट मीन्स टू डू द राइट थिंग। ये उसने एक रॉ डेफिनेशन इसमें दी थी और आगे आपने शायद ये पढ़ा हो कि एथिक्स की इसने आगे काफ़ी डिस्कशन भी की हुई है यहाँ पे कि एथिक्स क्या चीज़ है, राइट और रॉन्ग को डिस्कवर करना या राइट और रॉन्ग को इन्वेंट करना। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। ये होपफुली आपने किताब से पढ़ा होगा। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिस्कवरिंग एंड इन्वेंटिंग। डिस्कवर से मुराद होता है ऐसी चीज़ जो पहले से एग्जिस्ट करती हो और उसे आप जो है आपको मालूम वो बाद में पड़े। जिस तरह से साइंस में आप देखें काफ़ी सारी थ्योरीज हैं फिज़िक्स के अंदर, वो हमेशा से एग्जिस्ट करती थी लेकिन बाद में उनका इल्म आया। जिस तरह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का सब कॉन्टिनेंट जो है वो डिस्कवर या दरियाफ्त हुआ था। इन्वेंशन से मुराद होती है किसी चीज़ को क्रिएट करना। तो क्या एथिक्स एक डिस्कवर्ड एस्पेक्ट है, यानी कि रूल्स जो हैं एथिक्स के क्या वो हमेशा से बने हुए हैं और ह्यूमंस जो हैं वो उसको डिस्कवर करते हैं या ह्यूमंस उसे क्रिएट करते हैं। तो ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं बिकॉज इट्स नॉट अ साइंटिफिक एस्पेक्ट कि जिसकी एक डेफिनेशन हम दे सकें। इट्स अ थियोरेटिकल एस्पेक्ट और इट बिलोंग्स टू आर्ट्स। तो इसके दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिस्कवरिंग एंड इन्वेंटिंग। तो एक तो हम ये आज की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और फिर इसी डिस्कशन को वो आगे थ्योरीज की तरफ लेके गया। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, अ वैरायटी ऑफ एथिकल व्यूज़। तो हम यहाँ से इमैनुअल कांट एक फ़िलासफ़र था, वो डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज को सपोर्ट करते थे। इसके एस्पेक्ट्स को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और इनका जो मानना है इमैनुअल कांट का, वो खुलासा उसका ये है कि ये कहते हैं कि डियोंटोलॉजिस्ट टेंड टू एम्फसाइज ड्यूटी एंड एब्सोल्यूट रूल्स टू बी फॉलोड वेदर दे लीड टू गुड और इल कॉन्सिक्वेंसेस। मिसाल के तौर पे कि हमेशा सच बोलें। अब चाहे सच बोलने से किसी को नुकसान भी हो रहा हो तो आपको सच ही बोलना है। मिसाल के तौर पे किसी कंट्री में कोई फॉरेन ऑक्यूपाइड फोर्सेस हैं और एक इनोसेंट बंदा है जिसे वो तलाश कर रहे हैं और वो पूछते हैं कि वो इस गाड़ी में है, तो यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ कि यस इट एग्जिस्ट, चाहे उसकी जान भी चली जाए। तो यानी कि इसमें एब्सोल्यूट रूल्स होते हैं और आप कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल नहीं करते कि वो गुड होंगे या इल कॉन्सिक्वेंसेस उसके सामने आते हैं। ये है डियोंटोलॉजिकल थ्योरी का खुलासा। आगे इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं इमैनुअल कांट की लाइफ लॉन्ग रिसर्च के, वो हम इस थ्योरी के अंदर आज की क्लास में शुरू करेंगे। अभी 3 मिनट हैं क्लास में, तो मैं सिर्फ खुलासा दे रहा हूँ कि आज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी।
दूसरी जो थ्योरी आज के लेक्चर में आएगी वो है थ्योरी ऑफ यूटिलिटी और यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी है। ये जॉन स्टुअर्ट मिल थे फिलोसोफर थ्योरिस्ट जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, और इनका मानना था कि एथिक्स जो है वो एक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी है, यानी कि आप ये मेजर करें कि किसी इंसान को आपकी बात करने से नुकसान कितना होगा और फ़ायदा कितना होगा। अगर तो आपकी बात ऐसी है कि उसका फ़ायदा नुकसान से ज़्यादा है तो तब आप इथिकली उस बात को कीजिए, और अगर नुकसान ज़्यादा है फ़ायदे से तो उस बात को आप ना कीजिए। मतलब आपको इनकी थ्योरी के मुताबिक इवन इफ़ यू हैव टू टेल अ लाई और इससे किसी को अगर फ़ायदा ज़्यादा पहुंचेगा तो इथिकली करेक्ट होगा। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी ऑफ यूटिलिटी और इमैनुअल कैंट की जो डियोंटोलॉजिकल थ्योरी है एथिक्स की, इसको हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। ये जो 1.4 है ये आज की और कल की क्लास में ब्रेक डाउन किया है ताकि हम अच्छी तरह इसका जायज़ा ले सकें। तो आज की क्लास में हम इन दो थ्योरीज़ को एग्जाम्पल से और इनकी जो सब क्लासेस हैं, यानी कि 3 पॉइंट्स इसमें हैं डेंटोलॉजिकल थ्योरी में और 2 यूटिलिटी की थ्योरी में, उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट मी चेक के अभी 10 बच्चे आए हैं, 2 मिनट अभी हैं क्लास में। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर होगा, अगर आप स्लाइड्स से भी रेफ़र करें तो उसमें मैं वापस स्लाइड्स आपको शो करता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आज के हमारे स्टडी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ये दो थ्योरीज हैं। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स कि हमने इथिकल व्यूज़ बिल्ड करने हैं आज की क्लास में, और इसमें से हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। ये इसने डियोंटोलॉजिकल थ्योरी की बेसिक डेफिनेशन दी है स्लाइड 2 में, और स्लाइड 3 के अंदर फिर वो एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपके सामने रखी थी वो है, और फिर इमैनुअल कैंट के जो 3 पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, एक्शंस जो कि इंट्रिंसिकली गुड हों और इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, इनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट्स। थ्योरी ऑफ यूटिलिटी में चले जाएंगे जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी है, और इसमें कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी जो है उसको डिस्कस करेंगे, और इसके जो हैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन एक इसका पॉइंट है इस थ्योरी का, और जो वैल्यूज़ इंसान की बनती हैं कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से, उसको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। फिर हम देखेंगे कि यूटिलिटी की जो थ्योरी है इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। इट माइट बी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्ट। अब इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरी क्यों प्रैक्टिकल नहीं। तो यही हमारा आज का लेक्चर है। बाकी 1.4 के पॉइंट्स हम कल की क्लास में जो है वो कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अब आपको वापस बुक की तरफ लेकर चलता हूँ। स्लाइड्स आप अपने पास ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स पे। क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया, तो लेट मी शेयर बुक विद यू और हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो स्टूडेंट्स, आपका एक जहन में सवाल आ सकता है कि why ethics is part of the course professional practices in software development। आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो तो यू हैव टू बी फेयर। अब फेयर विद योर ऑर्गेनाइजेशन, विद योर वर्क, ठीक है। ये प्रोफेशनलिज्म की ट्रेट है कि आप जो है अच्छे तरीके से सिंसेरिटी के साथ काम करें। अब ये वर्ड तो बड़ा वॉग है, तो एथिक इज वन डायमेंशन ऑफ बीइंग फेयर, बीइंग प्रोफेशनल विद योर प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन के साथ एज अ प्रोफेशनल पर्सन फेयर रहें और डिवोशन के साथ काम करें। तो ये जो क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, इन क्वालिटेटिव टर्म्स में पहला पिलर है आपके पास एथिक्स, दूसरा पिलर इसके अंदर है लॉ, कि आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्रोफेशनल काम करते हैं, यू आर बाउंड टू वर्क अंडर द लॉ फॉलोइंग इथिकल प्रैक्टिसेस। तो यानी कि डिवोशन और सिंसियरिटी के साथ काम करने से मुराद है कि लॉ और एथिक्स को फॉलो करना। लॉ तो हर सिटीजन पे बाइंडिंग है, और जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो आपके प्रोफेशन की पर्सपेक्टिव में वेरियस लॉज होते हैं। इस कोर्स पे मिड टर्म के बाद एक CLO के अंदर हम ई लॉज या साइबर लॉज
को वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में गो थ्रू करेंगे, जो कि इसका दूसरा पिलर होगा ऑफ अ प्रोफेशनल। सो देयरफॉर आपने देखा कि गिफ्ट ऑफ फायर बाय सारा बेस, जो कि IEEE ACM के जो हमने कॉन्फ्रेंस पेपर देखा था एकेडमिक्स का, उसके करिकुलम के अंदर ये बुक एज अ टेक्स्ट बुक रेफर है, साथ साथ फ्रैंक बॉट की किताब में, और इसके पहले ही चैप्टर में आपको एथिक्स नज़र आ रहा है, बिकॉज इट इज़ अ पिलर to work fairly with devotion as a professional in an organization। यानी कि आप अपने प्रोफेशन के साथ फेयर और डिवोशन जो है क्वालिटेटिव टर्म के दो पिलर्स हैं, एथिक्स और लॉ। एथिक्स को मिड से पहले हम स्टडी करेंगे और लॉ जो है वो मिड टर्म के बाद हम इस कोर्स के अंदर इन्हीं फ्रैंक बॉट और सारा बेस की किताब से इनको स्टडी करेंगे। तो इसीलिए हम एथिक्स को इतनी डिटेल में लेकर जा रहे हैं, और आज का लेक्चर जो है वो इस एथिक्स के पिलर को जो है वो गो थ्रू करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद, लेट मी अगेन शेयर बुक विद यू। ओके जी, पहले तो हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एथिक्स की डेफिनेशन की थी, और यहाँ पे ये डिस्कशन है, और इसने कहा था एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इट मीन्स टू डू द राइट थिंग। अब राइट थिंग हमने डाल दिया कि सही काम करना एथिक्स है। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? व्हाट विल बी द बेंचमार्क फॉर डिसाइडिंग राइट एंड रॉन्ग? तो बेंचमार्क के लिए इसने आगे डिस्कशन में दो बातें की हैं कि वन स्कूल ऑफ थॉट फॉर एथिक्स इज डिस्कवरिंग राइट एंड रॉन्ग, द अदर स्कूल ऑफ थॉट इज इन्वेंटिंग राइट एंड रॉन्ग। अब जहाँ डिस्कवरी आ जाती है, डिस्कवरी में देखें देयर आर मेनी सोसाइटीज जहाँ पे रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है इन मेनी सोसाइटीज। तो वहाँ पे आप जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इथिकल नॉर्म्स होंगे उनको आप डिस्कवर करोगे, बिकॉज यू कैन नॉट इन्वेंट रिलीजन। तो डिस्कवरिंग स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अगर आप इसके रेफरेंसेस में जाके पढ़िए तो उसमें एक तो रिलीजन आ जाता है, फिर आपके जो कल्चरल नॉर्म्स चलते चले आ रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या आपके जो कबीले के नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, टाउन के नॉर्म्स हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलते चले आ रहे हैं, सेट प्री सेट नॉर्म्स हैं, उनको आप डिस्कवर करते हैं। सो वन व्यू ऑफ एथिक्स दैट डिस्कवरिंग राइट एंड रॉन्ग। अगर आप अपनी कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल यू गॉट अ जॉब इन ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन, और यू मे गेट अ जॉब इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इवन अफगानिस्तान, तो वहाँ के आपको डिस्कवर करना पड़ेंगे इथिकल वैल्यूज स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में अगर आप देखें, ये जो जितना भी टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने और जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने जाके वहाँ पर इस्टेब्लिश किया। सो देयर is a wide difference between the ethical norms in Pakistan and ethical norms in Afghanistan, although it's a neighboring country. There is a religious impact in their society with respect to dressing, with respect to talking and behaving within an organization even. तो वहाँ पर आपको जो डिस्कवरिंग स्कूल ऑफ थॉट है उसको डिस्कवर करना पड़ेगा। दूसरी अगर हम स्कूल ऑफ थॉट पे जाएं तो वो है, स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, the other school of thought for ethics is inventing right and wrong। अब इस स्कूल ऑफ थॉट को अगर आप स्टडी करें तो आपको ये समझ में आता है कि बहुत से ऐसे नॉर्म्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स होते हैं, जो कि क्रिएट किए जाते हैं किसी इदारे के अंदर जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, या बहुत से ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, वेयरिंग हेलमेट, आप अपने तमाम सबॉर्डिनेट्स को सेफ्टी किट्स प्रोवाइड करें, ये कुछ जगह पे तो अंडर दी लॉ कंपलसरी होगा, और अगर लॉ में नहीं है तो वो इथिकली जो है वो ज़रूरी होगा कि आप ऐसा करें। या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एयर बैग्स ऑटोमोबाइल्स में प्रोवाइड करना लॉ के अंदर कंपल्शन नहीं है, ठीक है, बट इथिकली इदारे जो हैं, जो कंपनीज हैं जो बिजनेस करती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो बाइंडिंग है इस बात की कि वो
जो लाइफ थ्रेटनिंग सेफ्टी इक्विपमेंट है वो ज़रूर प्रोवाइड करें, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज में ये लॉ होगा, जहाँ पे लॉ नहीं है वहाँ पे इथिकली बाइंडिंग होगा, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज प्रीशियस। इसी तरह आपके इदारे के अंदर, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने नॉर्म्स होते हैं, और कुछ नॉर्म्स इन्वेंट भी किए जाते हैं ड्यू टू नेसेसिटी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप जो गार्बेज है वो बिन में फेंके, कहीं पर तो ये प्रैक्टिस होगी, कॉमनली फॉलो की जाती होगी, ठीक है। किसी कंट्री में ये लॉ भी हो सकता है कि आपको फाइन हो सकता है अगर आप बिन में जो है वो कूड़ा करकट नहीं फेंकते। और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये इन्वेंट करना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि ये इथिकली रॉन्ग है कि आप सफाई का ख्याल ना रखें, या एयर पोल्यूशन में आप इजाफा करें, दैट इज इथिकली रॉन्ग। मे बी लॉ उसको ना आपको बाइंड करता हो इस चीज़ से, बट इथिकल या मॉरल वैल्यूज में ये चीज़ आ जाती है। इसी तरह अगर किसी इदारे के अंदर एब्सेंटिज्म ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ नहीं आते, तो आपको वहाँ पे अटेंडेंस इन्फोर्स करना पड़ेगी। या कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में अटेंडेंस वाज नॉट यूज्ड टू बी अ प्रैक्टिस। 2 डेकेड पहले, 15-20 साल पहले, अटेंडेंस वाज नॉट कंपल्सरी एट ऑल एट यूनिवर्सिटी, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम टू द क्लास एंड दे यूज्ड टू स्टडी। At MSc level, I'm not talking about undergrad level, masters में और PhD में even they in several universities the attendance is not mandatory, because वहाँ पे एक कल्चर इस तरह का बना होता है कि वहाँ पे everybody goes to the class, so there is no need of attendance। लेकिन अगर एब्सेंटीज़म बढ़ जाती है कहीं पे, या किसी एम्प्लॉयज़ की एब्सेंटीज़म बढ़ती है, तो वहाँ पे फिर जो है वो अटेंडेंस जो है उसका सिस्टम बढ़ा दिया जाता है। तो ये क्या है, ये है एथिक्स को इन्वेंट करना। ओके, तो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हमने देखे जी, डिस्कवरी और इन्वेंटिंग। डिस्कवरिंग में ज़्यादा एम्फेसिस है टाइमलाइन का, कि ऐसे नॉर्म्स जो पहले से बने हुए हैं वक्तों से, या कोई रिलीजियस इम्प्लीकेशंस हैं, तो वहाँ पे आप एथिक्स को डिस्कवर करते हो। और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं वेयर यू हैव टू इन्वेंट द एथिकल नॉर्म्स। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, एथिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि फिलोसोफर्स के रिसर्च के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। इसमें पहली जो हमारे पास है, देखेंगे इसमें ऊपर आप पढ़ोगे यहाँ पे, तो ये बता रहा है, फॉर मोस्ट पीपल मोस्ट टाइम देयर क्राइटेरिया वुड सीम टू हैव लिटिल एथिकल मेरिट। डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उनकी नज़र में एथिक्स का मेरिट या एथिक्स का बेंचमार्क जो है वो मुख्तलिफ रहा है। बिकॉज जैसा मैंने क्लास के शुरू में बात की थी, दिस इज़ नॉट अ साइंटिफिक टर्म कि जिसकी हम ग्रेविटी है उसको हम डिफाइन कर दें, या वो रोटेशनल स्पीड है उसको हम डिफाइन कर दें, वॉल्यूम को डिफाइन कर दें। इट्स नॉट अ सम साइंटिफिक डेफिनेशन, या सी प्लस प्लस का कोई फंक्शन है, या इनहेरिटेंस है, या कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर है, तो उसकी एक ही डेफिनेशन होगी, एक ही वे में वो काम करते होंगे, बट इट इज़ आर्ट्स। लिहाजा इसमें हमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को देखना पड़ता है, ऑल्दो रिसर्च इसमें भी हुई हुई है। इमैनुअल कैंट की रिसर्च और भी कई डिसिप्लिन्स में है, और एथिक्स में भी इनका काम है। तो फर्स्ट फॉर्मल डेफिनेशन और बेंचमार्क ऑफ एथिक्स जो स्कूल ऑफ थॉट है उसे हम बोलते हैं डियंटोलॉजिकल थ्योरीज। Deontologists tend to emphasize duty and absolute rules to be followed whether they lead to good or ill consequences. In particular cases, one example is do not lie. An act is ethical if it complies with ethical rules and you choose it for that reason. जैसा मैंने क्लास शुरू होने से पहले थोड़ी सी इसकी वजाहत की थी कि डियंटोलॉजिकल थ्योरीज में आप एक रूल या डिस्कवर करोगे या इन्वेंट करोगे। वो तो हमने देख लिया ना कि जो रूल्स होते हैं एथिक्स के, या वो डिस्कवर होंगे या इन्वेंट होंगे, लेकिन जो भी आपका रूल है उसको आप उसकी एब्सोल्यूट फॉर्म में फॉलो करेंगे। सो रूल्स को आप उसकी एब्सोल्यूट फॉर्म में फॉलो करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल रखे बगैर। यानी कि जो रूल में लिखा हुआ है रूल की बुक में, या जो फॉलो किया जाता है डिस्कवरी या इन्वेंशन के थ्रू, आप उसको एब्सोल्यूट मीनिंग्स के अंदर आप उसे फॉलो करेंगे और किसी का फ़ायदा या नुकसान नहीं देखेंगे। और डियंटोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर आपका ज़मीर सेटिस्फाई होगा कि आपने ये सही काम किया।
whether someone got hurt by following these rules, तो डियंटोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर यू डिड द राइट थिंग। अब आगे इन्होंने बताया कि इस थ्योरी को मानने वालों में बड़ा नाम इमैनुअल कांट का है। ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे। The philosopher often presented as the prime example of deontologist theories contributed many important ideas to the ethical theory। इनका एथिक्स के अंदर काफ़ी काम है और इन्होंने 3 तरह की बातें इसमें डिस्कस की हैं। पहले तो वो कहते हैं कि जी ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, एब्सोल्यूट होना क्यों ज़रूरी है। वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी। Sorry, we should follow rules of behavior that we can universally apply to everyone। यूनिवर्सैलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि इस स्टैंडर्ड को या इस बेंचमार्क को फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा कि आपने एक रूल लिख दिया, कैसा भी कॉन्सिक्वेंस हो, और कोई भी शख्स हो, बादशाह से लेकर आम आदमी तक, और कैसी भी सिचुएशन हो कि इवन कोई somebody is going to be killed due to following that rule, but you have to follow the rule of ethics। ठीक है, जिस तरह सच बोलने की बात की कि अगर उससे किसी की जान भी चली जाती है या if somebody got hurt, किसी की फीलिंग हर्ट होती हैं, आपने कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखना। आपने एक रूल बना दिया तो तमाम लोगों के लिए सेम है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी उस पर अप्लाई होती है, बादशाह हो या फ़कीर हो, और कैसे भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, किसी को फ़ायदा हो रहा है सच बोलने से या नुकसान हो रहा है। सच बोलना तो एक एग्जाम्पल है ना। इस तरह जितने भी आपने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, रूल्स आर रूल्स, तो आप वो रूल्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। इसका फ़ायदा ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले ही ये एक क्वालिटेटिव टर्म है एथिक्स, और ये एक आर्ट से रिलेटेड आइडिया है। तो इसमें अगर हम आसान रूल्स बनाएंगे तो उनको अडॉप्ट करना बहुत सिंपल होगा। सो इमैनुअल कांट ने डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज के हक में पहला जो उसकी रिसर्च से, लाइफ लॉन्ग रिसर्च से हमें आइडिया मिलता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी। दूसरी इमैनुअल कांट अगर आप देखें तो वो क्या कहता है जी, डियोंटोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट लॉजिक और रीजन डिटरमिन रूल्स ऑफ इथिकल बिहेवियर, दैट एक्शंस आर इंट्रिंसिकली गुड बिकॉज दे फॉलो फ्रॉम लॉजिक। दूसरा वो ये बोलते हैं कि जो आप एक्शन परफॉर्म करते हैं रूल्स की लॉजिक को जहन में रखते हुए, वो बजाते खुद अच्छे होते हैं, उनका कॉन्सिक्वेंस जो मर्जी निकले। मिसाल के तौर पे आपने एक रूल बना दिया कि जी सच बोलना, डू नॉट टेल अ लाई, कि आप झूठ ना बोलें, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब ये खुद एक बजाते खुद ये इसकी जो लॉजिक है वो अच्छी है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है इसमें हमने नहीं जाना। वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इंट्रिंसिकली, यानी अंदरूनी तौर पे, इंट्रिंसिकली फ्रॉम इनसाइड, एक्सट्रिंसिकली होता है इसकी जगह फ्रॉम आउटसाइड, इंट्रिंसिकली या बाय डिफॉल्ट दिस एक्शन इज गुड बाय लॉजिक। सो इसकी डिटर्मिनेशन आप जो भी कर लें, लेकिन ये गुड इथिकल बिहेवियर होगा। तो ये दूसरी लॉजिक पेश करते हैं इमैनुअल कांट के वर्क से, या डियंटोलॉजिकल जो डिफरेंट थ्योरिस्ट हैं, इसने यहाँ पे सिर्फ कैंट का नाम दिया है। इसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च किया। दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। तो कैंट बिलीव दैट रैशनैलिटी इज द स्टैंडर्ड फॉर व्हाट इज गुड। वी कैन रीजन अबाउट व्हाट मेक्स सेंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और वी कैन एक्ट इरैशनली व्हिच इज इविल। कैंट का काम ये कहता है कि हमने एक रूल बना दिया और उसको रीजनिंग के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर एक रूल बना दिया, उसे हमने फॉलो करना है। अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस को देखना शुरू कर देंगे, फिर इंसान, ह्यूमंस इरेशनली बिहेव करेंगे, जो कि इवल की तरफ भी लेके जा सकता है। मिसाल के तौर पे चोरी नहीं करनी चाहिए, एक रूल है। अब अगर आप ये देखें कि गुर्बत बहुत है किसी कंट्री के अंदर और हॉस्पिटल में कोई 100-150 मरीज हैं, तो आप जाके तो किसी बैंक का वॉलेट तोड़ दें चोरी करने, या किसी शख्स के घर में जाके, जो काफ़ी अमीर शख्स है, उसके घर में चोरी कर लें और जाके गरीबों में पैसे तकसीम कर दें। तो अब अगर आप खुद से सोचेंगे चीज़ों को, तो आप इरेशनैलिटी की तरफ जा सकते हैं, जो कि खुद बजाते खुद एक ईवल है। तो आपने एक रूल बना दिया कि चोरी करना गलत बात है, दैट इज़ रॉन्ग, तो आपने इसको फॉलो करना है। अगर आप खुद से कंक्लूजन्स की तरफ जाएंगे तो इरेशनली बिहेव भी करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और उससे जो है माशरे में ईविल फैलेगा, जो कि अनइथिकल है।
तो ये दूसरी थ्योरी है इसमें कि आपने रैशनली सोचना है, और जो रूल अच्छा बना देंगे आप, वो इंट्रिंसिकली गुड हो। फिर आपने उसके ऊपर ट्रस्ट करना है कि ये जो रूल क्रिएट किया गया है, वेदर डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड, दैट्स अनदर सिनेरियो, तो ये इस रूल को फॉलो करना है, वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज आर। कि अगर माशरे में गुर्बत भी फैल रही है तो यू कांट स्टील, बिकॉज रूल ये है कि आपने चोरी नहीं करनी। तो ये दूसरी जो लॉजिक है इमैनुअल कांट के वक्त से हमें मिलती है, ईवल को रोकने का ये एक तरीका। द व्यू दैट समथिंग इज evil because it is illogical might seem unconvincing, but Kant instructions to respect the reason in you। कांट ये कहता है कि रूल की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो आपको इलॉजिकल या अनकन्विंसिंग भी लगे, कि even if you have to save someone life in the hospital by stealing, then it is ethically wrong and it should be wrong। तो कांट का काम यही कहता है कि आपने अपने माइंड पे नहीं बल्कि इंट्रिंसिक गुड ऑफ द प्रिंसिपल की तरफ जाना है, कि ऑल इथिकल प्रिंसिपल्स आर इंट्रिंसिकली गुड, देयरफॉर यू हैव टू फॉलो। तो पहली चीज क्या थी? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी। दूसरी चीज हो गई कि इंट्रिंसिक गुड इन द लॉजिक और रूल्स टू बिहेव रैशनली। तीसरी चीज की तरफ हम आते हैं कांट की, फिर अटेंडेंस कर लेते हैं। तीसरा प्रिंसिपल इमैनुअल कांट का क्या है? थर्ड, कांट स्टेटेड अ प्रिंसिपल अबाउट इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। One must never treat people as merely means to end, but rather as ends in themselves। तीसरी चीज यह है कि आपने लोगों को इस्तेमाल नहीं करना as merely means to end, as a source, as a goods, as a part। You don't have to treat people like that, but you have to treat people as people by respecting them। ठीक है, तो ये उसकी तीसरी तीसरी थर्ड है। बेटा आप लेट हैं, आई एम इन क्लास ऑनलाइन, 2 बजे का टाइम है, ये 3:15 खत्म होगी। ये एक्सक्यूज फॉर द डिस्ट्रप्शन। तो तीसरा इमैनुअल कांट क्या बोलता है कि लोगों के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हो, तो लोगों को आपने मीन्स टू एंड्स नहीं समझना, बल्कि आपने लोगों को बट रैदर एज एंड्स इन देमसेल्व्स, उनको एज अ पर्सन जो है वो लेना। कांट टुक एन एक्सट्रीम पोजीशन ऑन द एब्सोल्यूटिज्म ऑफ एथिकल रूल्स। ही आर्ग्यूड फॉर इंस्टेंस इट इज ऑलवेज रॉन्ग टू लाई। अब ये इसने कंक्लूड किया यहाँ पे। तो इमैनुअल कांट के 3 प्रिंसिपल हैं जो कि हमें डियंटोलॉजिकल थ्योरीज की अफादियत बताते हैं। पहली चीज, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डियंटोलॉजिकल थ्योरी इज क्वाइट सिंपल। आपने तमाम सिनेरियोज में और तमाम अफराद के लिए एक ही कानून रखना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोचना है। दूसरा, उसने आर्ग्यू किया कि जो रूल बन गया उसकी इंट्रिंसिक बेनिफिट के ऊपर जाना है, जो उसकी इंट्रिंसिक गुड है या रैशनल बिहेवियर है उसको आपने देखना है। और अपनी जो आपने जो अगर आपको इनकन्विंसिंग भी लगता है वो रूल, इलॉजिकल भी लगता है, लेकिन आपने स्टिक टू दैट रूल करना है, अदरवाइज यू विल गो टू द इविल। तीसरा प्रिंसिपल डियंटोलॉजिकल थ्योरी का ये है कि लोगों को आपने मर्ली मीन्स टू एंड नहीं समझना, बल्कि लोगों को एज पर्सन रिस्पेक्ट देनी है। अब देखें ये कैसे डियंटोलॉजिकल थ्योरी से तीसरा रूल कनेक्ट होता है। वो ऐसे होता है कि कोई भी शख्स होगा, आपने सबके लिए एक कानून रखना है, और कैसी भी सिचुएशन होगी आपने वही कानून रखना है, और रूल की इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाना है, और अपनी इंटरप्रिटेशन आपने नहीं करनी। जब आप अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आप एक शख्स को तो रियायत दे दोगे जो आपके नज़दीक में ज़्यादा मुस्तहिक या ज़्यादा अच्छा होगा, और दूसरे को आप वो रियायत नहीं दोगे। अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जाएंगे तो आप फिर डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे, और उसके अंदर यह है कि आप मेरिट से हट जाएंगे, और फिर आप लोगों को एज मीन्स टू एंड में ले लेंगे, कि लोगों को जिस तरह से इस्तेमाल करना होता है, यू विल अनइंटेंशनली डू दैट। तो ये कांट का तीसरा प्रिंसिपल सपोर्ट करता है उस थ्योरी को, कि जब रूल सबके लिए एक से होंगे, इंट्रिंसिकली गुड होंगे, तो आप हर बंदे को बराबर की रिस्पेक्ट दोगे। जो तीसरा रूल है ना, ये पहले और दूसरे रूल का कंक्लूजन है। तो ये डियंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स है, और अभी हम इसके बाद अटेंडेंस करते हैं, और फिर उसमें आपकी ब्रेक भी हो जाएगी। यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी की तरफ चलते हैं उसके बाद।
जी अपनी अटेंडेंस बेटा बोलते जाएं। जरका आशिक, मोहम्मद दानियाल, सर उसका ना भी मैसेज आया है, वो कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ और वहाँ ना सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। उसका मैसेज भी चैट में आया हुआ है। अच्छा जी। लीव पे कर देते हैं इनका। ये है, ये लेक्चर सुन के तो कल मुझसे डिस्कशन करें इस लेक्चर के बारे में, तो मैं इन्हें प्रेजेंट कर दूँगा। अभी मैं इनकी लीव लगा रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन, वेलकम सर। अहद, मोहम्मद लुकमान, अगर किसी का मैं चेक कर लेता हूँ, अगर आप माइक का मसला है तो यू रेज योर हैंड। मोहम्मद लुकमान नहीं है। सैयद सिराज, सिराज नहीं है। ओके। मोहम्मद रिजवान, खालिद, मुबीन, मुबीन अहमद, निमरा ताहिर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सर उस्मान नहीं है। 410 प्रेजेंट। 410 बेटा आपकी लगा दी है प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान तारिक नहीं है। मोहम्मद गुलाम मोहिउद्दीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जैन, यार भी नहीं है। जैनब, प्रेजेंट सर। इसबा, रोल नंबर 9 प्रेजेंट। कौन सा रोल नंबर जी? रोल नंबर फिर बोलें रोल नंबर, क्या नाम है? मुबीन अहमद। मुबीन। अच्छा मुबीन, ठीक है। ओके जी, मुबीन प्रेजेंट हो गए। तैयब, मोहम्मद तैयब, सैयद हसन, प्रेजेंट सर। गौहर, मोहम्मद अहसन मुनीर, प्रेजेंट सर। वर्दा नोबल, सर ये गोहर प्रेजेंट है, मीटिंग में है, इसका माइक इशू है लगता है। ओके प्रेजेंट कर दिया। 423 वर्दा, वर्दा इसके सर प्रेजेंट। माइक है। सर 423 प्रेजेंट। इमरा गफूर, प्रेजेंट सर। खुशबू ने हाथ तेज किया हुआ है, हाथ भी लगा दिया। हमना इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। फिजा, प्रेजेंट सर। जफर हुसैन, जफर नहीं है प्रेजेंट। आफ्ताब अहमद, प्रेजेंट। मोहम्मद तलहा, तलहा फ्रॉम प्रेजेंट। ओके, अली हैदर सावल, आपकी अटेंडेंस चली गई 16 नवंबर में। तो बेटा अपनी अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा, जिनकी काफ़ी सारी एब्सेंट हो गई हैं तो उन बच्चों का फिर अटेंडेंस का इशू ना हो जाए बाद में। एग्ज़ाम्स तो आप दे लेंगे, जैसे जरका है, अली हैदर सावल हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंट एक दो ही है, तो ऑटोमेटिकली एलएमएस पे ग्रेड जो है वो नहीं मार्क होता, फिर उसमें
WF लग जाता है। तो ये 2 बच्चे तो मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि बस 1-2 ही दिन आए हैं शायद। इसी तरह और भी कुछ बच्चे हैं जिनकी आधी से कुछ ज़्यादा प्रेजेंट हैं, बाकी एब्सेंट हैं। तो अपनी अटेंडेंस का थोड़ा ख्याल रखें, स्पेशली जरका एंड अली हैदर सावल। उनका जो है वो तो मेरा ख्याल है 50% से भी कम बेटा आपकी अटेंडेंस होगी दोनों की। तो ओके जी, अटेंडेंस आपकी हो गई है कंप्लीट। तो इसी दौरान आपकी ब्रेक भी हो गई छोटी सी। तो अब हम वापस चलते हैं। ये जो 1.4 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको सर आपने 418 की प्रेजेंट लगी है। 418 कौन है बेटा? मिसबा? नहीं बेटा, जी आपकी सर, अपनी नेट लगी। बहुत ज्यादा इशू कर रहा है। अभी आप ऑनलाइन हैं या आप किसने इनकी अटेंडेंस लगवाई है? सर ये 418 खुद ही बोली है। ओके, ठीक है, गुड बेटा। ओके जी, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो 1.4 है ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये समझने वाला टॉपिक है। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। 1.4 को 1.1, 2, 3 आप गो थ्रू करने, आपकी बेस बन जाएगी। लेकिन 1.4 है वो हार्ट ऑफ दिस चैप्टर है और एथिक्स का भी हार्ट है। एथिक्स को हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, लेकिन ये उसकी टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है। आधा लेक्चर आज है और आधा हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो डिएंटोलॉजिकल के बाद जी मैं आपसे बुक शेयर कर लेता हूँ। अगली जो हमारे पास एथिक्स की थ्योरी है, देखें किताब में ये नीचे उसने लिखा हुआ है एथिसिस्ट और फिलोसोफर्स हु स्टडी एथिक्स। यानी कि एथिक्स एक आर्ट्स का टॉपिक है जिसे फिलोसोफर्स की रिसर्च से और उनकी थ्योरी से हमें इसका अंदाज़ा होता है कि ये क्या चीज़ है। सेकंड थ्योरी ऑफ एथिक्स इज थ्योरी ऑफ यूटिलिटी और यूटिलिटेरियनिज्म। इसके जो बानी थे या इसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल जिन्होंने बनाए थे उनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। इसने यहाँ रेफरेंस भी दिया हुआ है, रेफरेंस 20 जो चैप्टर के एंड पे इसने दिए हुए हैं। सो जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे इन्होंने थ्योरी ऑफ यूटिलिटी दी थी एथिक्स की। और ये क्या कहती है थ्योरी के, दिस इज अ थ्योरी दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज हैप्पीनेस और यूटिलिटी इन पीपल। A person's utility is what satisfies the person's needs and values. और आपकी satisfaction किस तरह से हो सकती है? Tangible और intangible things से। Tangible things जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, खाने पीने से लेके कपड़े, और फिर luxury items like vehicles and all other things in your life, and the intangible things or the values, moral satisfaction, आपका प्राइड, रिकॉग्निशन। डिफरेंट पीपल के लिए वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। कुछ लोगों के लिए ईगो, प्राइड, रिकॉग्निशन, फेम, ये सारी बातें जो हैं वो वैल्यूज में आ जाती हैं जो कि इंटेंजिबल थिंग्स हैं। सो पर्सन यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, नीड्स एंड वैल्यूज दैट कैन बी टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी क्या कहती है जी? एन एक्शन माइट डिक्रीज यूटिलिटी फॉर सम पीपल एंड इंक्रीज इट फॉर अदर्स। जब आप किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं वो कुछ लोगों को खुश करता है और कुछ लोग उससे नाखुश होते हैं। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि व्हाट एक्शंस और इथिकली गुड? तो इसका मिल ने जो थ्योरी पेश की है, वी शुड कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट भी बोला जाता है, जैसे ऊपर इसने लिखा हुआ है। मेन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी का दूसरा नाम थ्योरी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस और कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी है। तो आगे आ भी रहा है कि वी शुड कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, द बेनिफिट्स
and the damages to all affected people and calculate the change in aggregate utility. An act is right, यानी कि an act is ethically right if it tends to increase aggregate utility and wrong if it tends to decrease it. So theory of consequences, जैसा कि इसका नाम है, आप कोई रूल बनाते हैं या कोई एक्शन लेते हैं तो आपने उसमें गौर करना है कि इससे जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा वो ज़्यादा है या जिनको नुकसान पहुंचेगा वो ज़्यादा है। और ज़ाहिर है आप इसकी असेसमेंट करेंगे बिकॉज एक्शंस क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में तो आप लोगों के जज्बात को मेजर नहीं कर सकते कि जिस तरह से आप पेट्रोल को या शुगर को या वीट को मेजर कर लेते हैं केजीज में या लीटर्स में और एक्यूरेटली आप बता सकते हैं। यू कैन नॉट मेजर वैल्यूज। आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को, किसी की फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो आपने असेसमेंट करनी होती है। यू हैव टू डू अ क्वालिटेटिव असेसमेंट और जजमेंट, ठीक है। तो वो जजमेंट परफॉर्म करना होती है। तो अगर एक्शंस का फ़ायदा आपकी जजमेंट में ज़्यादा है और डैमेजेस कम है तो वो इथिकली करेक्ट है। ये थ्योरी है थ्योरी ऑफ यूटिलिटी और कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये बनाई है। सो इट डिपेंड्स कि हालात कैसे हैं, हालात पे भी डिपेंड करती है, कॉन्सिक्वेंसेस पे भी, एक्शन पे भी। हो सकता है लास्ट ईयर एक एक्शन दुरुस्त हुई थी के लिए और इस साल वो ठीक नहीं हो, क्योंकि इस साल या इस टाइमलाइन में उसको परफॉर्म करने से नुकसानात ज़्यादा हों। लेकिन जो इमैनुअल कैंट की थ्योरी थी वो ये नहीं थी। उसका क्या मानना था कि आपने एक रूल बना दिया, वो ओवर द टाइम सेम रहेगा, सब पे यूनिवर्सली अप्लाई होगा, हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस में हर तरह के लोगों के लिए वो सेम होगा। आपने उस रूल की इंट्रिंसिक गुड पे जाना है और उसकी आपने अपनी कोई असेसमेंट नहीं लगानी है कि इसको करने से क्या होगा, अदरवाइज आप इवल पे जाएंगे। तो ये उसका उलट है बिल्कुल। जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहता है कि लोगों का फ़ायदा देखें कि क्या लोगों को ये चीज़ बेनिफिशियल है या नहीं है। जब बेनिफिशियल नहीं है तो आप वो एक्शंस ना लें, और जब बेनिफिशियल हो ज़्यादा लोगों के लिए तो आप उस एक्शन को परफॉर्म करें। और आगे ही इसके देखें एग्जांपल्स देगा। यूटिलिटेरियनिज्म इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल थ्योरी एंड इट हैज़ मैनी वेरिएशंस। अब इसके फॉलोअर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में एक ज़माने में ख़ुदकुशी करना वाज राइट, बिकॉज उनका कानून ये कहता था, यूनाइटेड स्टेट्स का, जब नया नया वो ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद हुए थे, कि इंसान की अपनी ज़िंदगी के ऊपर पूरा अख्तियार होना चाहिए। तो उन्होंने सुसाइड को लीगली ओके कर दिया। जापान में तो इथिकली आज तक दुरुस्त है। आप वो उनकी रिलीजियस कोई सेरेमनी होती है जिसमें वो सुसाइड कर सकते हैं और इथिकली बड़ा उन्हें ऑनर दिया जाता है उन लोगों को। उसकी कंडीशंस होती हैं कि आप अगर दुश्मन के हाथ में जाने वाले हैं, तो जापान के बहुत से जनरल्स थे जिन्होंने सुसाइड किया और उनको आज तक गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। तो बहुत सी कंट्रीज़ में अब ये थ्योरी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ही है ना, कि उन्होंने कहा जी इंसान की अपनी ज़ात है। इसी तरह वहाँ पे ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल था यूनाइटेड स्टेट्स में, शुरू में इसकी इजाज़त थी कि ड्रग्स तो इंसान खुद अपनी बॉडी को कंज्यूम कर रहा है, वो अपनी जिस्म को तबाह करे या उसे सही करे, उसकी मर्ज़ी, तो इसकी भी इजाज़त दे दी गई। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि जो लोग ड्रग एडिक्टेड हो गए तो उन्होंने बैंक्स में जो है वो डाके मारे और दूसरे लोगों को फिजिकली हर्ट किया। इवन मर्डर केसेस भी सामने आए ड्यू टू ड्रग्स। तो फिर इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। यानी कि इजाज़त क्यों दी गई थी? स्टुअर्ट मिल की थ्योरी ऑफ यूटिलिटी या थ्योरी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस के तहत, कि इंसान के जिस्म जो है वो उसकी अपनी मिल्कियत है, तो उसके साथ वो जो मर्जी करे। तो इसी वजह से सुसाइड भी और ड्रग्स की भी इजाज़त थी। लेकिन बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए कि जी इजाज़त देने से तो माशरे में लोगों को डैमेजेस ज़्यादा हो रहे हैं फ़ायदे की निस्बत, तो उसके ऊपर लॉज बनाए गए और फिर वो कानूनी तौर पे वहाँ पे गलत हो गया। तो ये जो इसकी थ्योरी है, इसके मानने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। देखिए ना, यूटिलिटेरियनिज्म इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल थ्योरी बिकॉज इसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए इसके मानने वालों की तादाद जो डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज हैं उससे ज़्यादा है।
For each action, we consider the impact on utility and judge the action by its net impact. This is sometimes called act of utilitarianism. Okay, अब इसके थ्योरी के साथ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक ही असूल है जो कि आपने पढ़ लिया कि आप यूटिलिटी मेजर करनी है वन वे और द अदर। देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स विद एक्टिंग as per the consequentialist theory. It might be difficult or impossible to determine all the consequences of an action. अब आप एक्शन को मेजर तो कर नहीं सकते, वो क्वालिटेटिव है, तो उसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो कि रह जाएंगे, और हम ये सोचें कि ये जो हम इथिकल रूल फॉलो कर रहे हैं ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, वो असल में नुकसानदेह हो सकता है। जैसे मैंने ड्रग की एग्जांपल आपके सामने रखी, और बाद में सुसाइड भी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ में जो है उसको इजाज़त उसकी ख़त्म हो गई, क्योंकि इससे जो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स थी वो वेस्ट हो रही थी। वहाँ पे ज़्यादा लोगों ने इस प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू कर दिया था। तो अभी भी वेस्ट में कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लीगली सुसाइड अलाउ है और लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं ऐसा करने के लिए। जापान की तो मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी है, इसी तरह 2-3 और कंट्रीज, आई थिंक स्वीडन में भी स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड में आप जो है वो राइटिंग में अपनी विल लिख कर तो अपनी लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं लीगली। तो इसका प्रॉब्लम अब ये है कि अब उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, अब क्वालिटेटिव काम है एक्शन तो, और उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस आप जो है वो मेजर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हो सकता है आप अच्छा सोचें और दूसरों के साथ जो है वो बुरा हो जाए। एक और फंडामेंटल ऑब्जेक्शन इस थ्योरी के साथ ये है कि इट डज नॉट रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। अब इसमें यह है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो, 100 लोगों को फायदा हो रहा है, जिन 10 लोगों को नुकसान हो रहा है या जो 10 लोग हर्ट हो रहे हैं उनके तो आपने वायलेट कर दिए राइट्स। जो डियोंटोलॉजिकल थ्योरी है उसमें ऐसा सीन नहीं था, उसमें सबके लिए एक रूल बना दिया जाता था एंड इट इज इक्वल फॉर ऑल। लेकिन यहाँ पे अगर 90 लोगों को फायदा हो रहा है और 10 लोगों को नुकसान हो रहा है तो आप फिर भी उस इथिकल रूल को एक्शन को अंडरटेक कर लेते हो और इथिकली अपने आप को सही समझते हो। तो इसमें फंडामेंटल एरर ये है कि इट डज नॉट रिकॉग्नाइज और गारंटी इंडिविजुअल राइट्स। इसमें जो पर्सनल राइट्स होते हैं, जो आपकी माइनॉरिटी है उसके जो राइट्स वायलेट होते हैं उसको कोई नहीं सोचता, या उनकी जो वैल्यूज़ हर्ट होती हैं उसको आप नहीं सोचते। थ्योरी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर एक ये भी थोड़ी सी खराबी मौजूद है। और अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी भी जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी को ही फॉलो करती है कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। डियंटोलॉजिकल रूल तो वो जो एम्पायर्स हुआ करती थी कि जिसमें एक एब्सोल्यूट रूल होता था एंड उसे पहले सोच समझ के बनाया जाता था इंट्रिंसिकली गुड है या बैड है, और फिर वो सबके लिए वही रूल फॉलो होता था। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो उसमें आप यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ जाते हैं कि अगर ज़्यादा लोगों को फ़ायदा है, वोट्स ज़्यादा आते हैं तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। सो इसमें फिर ये है कि जिस कंट्री में जो लोग माइनॉरिटी के अंदर होंगे, माइनॉरिटी ग्रुप होगा लॉ मेकिंग के अंदर, तो उनके जो वैल्यूज़ हैं या उनके जो राइट्स हैं वो इसमें गारंटी नहीं होती। सो दुनिया में पहले डियंटोलॉजिकल या एम्पिरिकल दौर था, और एम्पिरिकल पीरियड के बाद अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करती है अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें ये एक जो दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने दिया हुआ है एथिक्स की जो ऑब्जेक्शन है कि जो आपके कुछ लोग होते हैं उनके राइट्स वायलेट हो जाते हैं। It has no absolute prohibitions and so could allow actions that many people consider always wrong. ओके, इसी तरह से जैसे ऊपर बात हुई थी कि आप मेजर नहीं कर सकते फ़ायदा और नुकसान। समटाइम्स आप फ़ायदे के लिए अपनी तरफ से सोच के काम करते हैं, लेकिन वो बहुत से लोगों को उस लॉ की वजह से, उस रूल की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। सो ये इस थ्योरी के अगेंस्ट जो हैं काफ़ी सारी बातें जाती हैं। रूल यूटिलिटेरियनिज्म सफर्स फार लेस देन डज एक्ट यूटिलिटिज्म फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। जब आप एक्शंस परफॉर्म करते हैं ना स्टुअर्ट मिल की थ्योरी के हिसाब से, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रूल्स जब आप क्रिएट करते हैं तो शायद उसमें इतने मसाइल ना हो,
लेकिन जब आप एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो है वो काफ़ी सारे लोग उससे हर्ट भी होते हैं, और वो आपकी मेजरमेंट भी गलत हो सकती है जिससे कि नुकसान हो सकता है इसमें। तो अब ये डिटरमिन करना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी या यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी, तो इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ इमैनुअल कैंट को फॉलो करते हैं और कुछ जॉन स्टुअर्ट मिल को फॉलो करते हैं। जैसे आप किसी मुल्क की अगर आइन को उठा लें या उसकी इंटरप्रिटेशन को उठा लें तो आपको दोनों चीज़ें नज़र आएंगी। किसी भी माशरे के अंदर एब्सोल्युटली डियंटोलॉजिकल थ्योरी या एब्सोल्युटली यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी आपको फॉलो होते हुए नज़र नहीं आएगी। देयर विल बी सम रूल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन डियंटोलॉजिकल थ्योरी, yet there are other rules which are based on utilitarianism theory. तो मिसाल के तौर पे वेस्टर्न कल्चर्स में हॉलोकॉस्ट को और ये जो ज्यूज़ को वर्ल्ड वॉर 2 में अराउंड द वर्ल्ड नाजीज ने किल किया था, इसको डिनाई करना ये एक एब्सोल्यूट रूल बना दिया कि ये जो है इथिकली रॉन्ग समझा जाता है। तो वैसे उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वेस्ट का वो काफ़ी हद तक कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी के ऊपर बेस करता है। हाउएवर जैसे उसमें काफ़ी सारी लिबर्टीज़ हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि डियंटोलॉजिकल थ्योरीज के ज़ुमरे में आ जाते हैं। तो अगर आप होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं तो वो इथिकली भी वहाँ बुरा समझा जाता है, और सिमिलरली लॉ के अंदर भी कुछ कंट्रीज़ में लॉ भी इसे प्रोहिबिट करता है, और कहीं पे सिर्फ ये इथिकली रॉन्ग है, लॉ इसको प्रोहिबिट नहीं करता। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड में हिस्टोरियन थे, उनके मिलिट्री हिस्टोरियन थे, उन्होंने होलोकॉस्ट को अपनी बुक में डिनाई कर दिया था। तो वहाँ लॉ में कोई ऐसी प्रोहिबिशन नहीं थी, बट इथिकली ये चीज़ उनकी तरफ से बुरी समझी गई थी। सो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में यू कैन डिनाई, बट इन जर्मनी के लॉ के अंदर भी प्रोहिबिशन है और जेल है अगर आप होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं। तो किसी भी कंट्री के अंदर एथिकल वैल्यूज में किसी एक थ्योरी को इंटायरली फॉलो नहीं किया जाता। कुछ प्रिंसिपल्स डियंटोलॉजिकल थ्योरीज पे होते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर आपको नजर आते हैं। तो ये दोनों को साथ लेके ही जो है वो एक सोसाइटी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें आप इथिकली एज अ प्रोफेशनल बिहेव करते हो। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ रेड लाइंस होंगी जो कि सबके लिए सेम होंगी, वो डियंटोलॉजिकल थ्योरीज को फॉलो करेंगी, और फिर कुछ चीज़ें होंगी जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर होंगी जिसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश होगी एज पर सर्कमस्टेंसेस। इसी तरह अगर आप लॉ की इंटरप्रिटेशन देखें, जो कानून बनाए जाते हैं कंट्रीज में या अदालतें जो केसेस सुनती हैं, तो कुछ तो डियंटोलॉजिकल थ्योरीज के क्लॉजेज होते हैं लॉ में, और कुछ जो है वो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस के तहत सज़ा कम या ज़्यादा जो है वो जो जुडिशरी होती है वो कर देती है। सो लॉ हो या एथिक्स हो, दोनों के अंदर इमैनुअल कैंट और जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरीज मिलकर ही एक सिस्टम को फॉर्म करती है। तो ये बहुत बुनियादी थ्योरीज हैं एथिक्स की, जो कि हम आगे देखेंगे मिनट के बाद कि लॉ में भी अप्लाई होती हैं। तो फिलहाल क्योंकि हम एथिक्स पढ़ रहे हैं लिहाजा हम एथिक्स तक रहेंगे। तो डियंटोलॉजिकल थ्योरी हो, जिसे एब्सोल्यूट थ्योरी भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट रूल भी कहा जाता है, या यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी हो जिसे कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है, बोथ फॉर्म द एथिकल वैल्यूज इन अ कल्चर, in a country or in an organization, or as a professional you also have to follow both theories जो कि एक पूरे सिस्टम को फॉर्म करती हैं। So one pillar of behaving as a professional, devotion and working fairly is ethics. The other pillar is law, which we will cover after the midterm exams. तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इमैनुअल कैंट और जॉन स्टुअर्ट मिल की इन दोनों फिलोसोफर्स की रिसर्च से, इनके लाइफ लॉन्ग काम से इन दोनों थ्योरीज को पढ़ा, इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को भी स्टडी किया। डियंटोलॉजिकल थ्योरीज के भी पॉजिटिव्स हमने देखे और उसके नेगेटिव्स भी देखे कि लोगों को नुकसान भी होता है, तो एब्सोल्यूट रूल में यू डोंट केयर। तो इसी तरह से कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी के भी हमने फ़ायदे भी देखे और नुकसानात भी,
और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हमने इसको स्टडी किया। सो आज की क्लास से हमारी एथिक्स की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। जो दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको हमने स्टडी कर लिया। अब की क्लास से पहले हम सिर्फ यही जानते थे एथिक्स के बारे में कि जो चीज़ हम अच्छी करते हैं, सही चीज़ें करते हैं, या जो हमारे ऊपर बाइंडिंग होती हैं अच्छे काम, उसको हम एथिक्स बोलते हैं। जो मे भी हो सकता है लॉ भी उसे हमें इम्पोज करता हो कि लॉ में भी वो बातें हों, और हो सकता है कि वो लॉ में उसमें खामोश हो, लेकिन हमें एथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हुए उन्हें करना चाहिए। ये डेफिनेशन की एथिक्स की हमारे जहन में। आज की क्लास में हमने वो बेंचमार्क डिस्कस किया जिससे हमें ये बेंचमार्क हमने डिस्कस किया जिससे हमें ये पता चलता है कि आखिर ये एथिक्स कहते किसे हैं, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग का बेंचमार्क क्या है। तो ये दो थ्योरीज हैं, डियंटोलॉजिकल और थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यहाँ पे आखिर में एक बात ऐड करता चलूँ, ऑल्दो कुछ सोसाइटीज़ में जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं वो कम हो गई हैं, हावेवर जैसे मैंने एथिक्स की शुरू में बात की थी कि रूल्स या डिस्कवर होते हैं या इन्वेंट होते हैं, तो जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो डियंटोलॉजिकल या इमैनुअल कैंट के काम में आ जाती हैं। जो ऐसे रूल्स हैं जो रिलीजन में डिफाइन किए हुए हैं और वो किसी मुल्क की लॉ का हिस्सा हैं या इथिकल वैल्यूज़ का हिस्सा हैं, जैसे सॉरी जैसे कई प्रैक्टिसिंग रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाली कंट्रीज हैं, जैसे इजराइल है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और चाइना के कुछ पार्ट्स में बुद्ध मत को जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। तो ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे रिलीजन को, अफगानिस्तान है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे जो इथिकल नॉर्म्स हैं उसका एक बिग पार्ट जो है वो वेटिकन सिटी है या रोम के अंदर आप देखते हैं कि रिलीजियस नॉर्म्स जहाँ जहाँ फॉलो होते हैं वो डियंटोलॉजिकल थ्योरीज या इमैनुअल कैंट की जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करके वो रूल्स बनाए जाते हैं। वो रूल्स बेंड नहीं होते, तमाम लोगों के लिए सेम होते हैं और हर तरह की सिचुएशन में मोर और लेस द रूल्स आर सेम। कि जैसे अक्सर रिलीजन्स में झूठ बोलना एक बुरी बात है, तो दैट इज़ चोरी करना एक गलत बात है। तो वो आपको कितनी भी ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो आप दुआ कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज इन डिफरेंट रिलीजन्स, आप लेकिन यू कैंट स्टील। तो रिलीजन जहाँ जहाँ एज इथिकल नॉर्म या लॉ में फॉलो किया जाता है वहाँ पे डियंटोलॉजिकल जो रूल्स हैं वो प्रिवेल करते हैं। थ्योरी ऑफ हाउएवर यू कैन सी इन डिफरेंट रिलीजन्स वहाँ पे भी कॉन्सिक्वेंसेस के तहत थोड़ी सी आपको माजी में अगर देखें तो रियायत दे दी जाती है कि अगर किसी कंट्री में इस्लामिकली चोर की सज़ा जो है वो हाथ काटना है, और अगर वहाँ कहत पड़ जाता है तो वो कहत के अरसे के लिए रिलैक्स की गई। हमने हिस्ट्री में ऐसा देखा, तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, लेकिन जो रूल्स हैं वो इमैनुअल कैंट को फॉलो करते हैं। और जो थ्योरी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है वो यूजुअली वहाँ पे ज़्यादा प्रिवेल करती है जहाँ पे कि रिलीजन जो है वो इथिकल नॉर्म्स का या प्रैक्टिस नहीं किया जाता। जैसे आप वेस्टर्न कल्चर्स में देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स देख लें, कनाडा देख लें, उनके लॉ में जो हालात के हिसाब से वो समझते हैं कि ज़्यादा लोगों को बेनिफिशियल है रूल्स, तो वो जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी के हिसाब से अपने लॉज या उनके इथिकल नॉर्म्स उस चीज़ को फॉलो करते हैं डेली लाइफ के अंदर। बट जो प्रैक्टिसिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डियंटोलॉजिकल थ्योरीज फंडामेंटल होती हैं और वो एब्सोल्यूट रूल जो है वो फॉलो किया जाता है। ओके जी, तो ये डिस्कशन थी स्टूडेंट्स हमारी एथिक्स की। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी, और जो लोग नहीं अटेंड कर सके आज की क्लास तो वो लाजमी आज का लेक्चर ज़रूर इसको सुन लें, बिकॉज आज की और कल की क्लास हो सकता है हम अगले मंडे को भी कंटिन्यू करें 1.4 ही, क्योंकि इसके अंदर जो है आप खुद ही सोच सकते हैं कि काफ़ी सारी केस स्टडीज़ जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आ सकती हैं, या कोई
आपको कोई ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है और फिर पूछा जा सकता है कि ये डियंटोलॉजिकल थ्योरी है या ये कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी है। तो सिनेरियोज और केस स्टडीज़ के अंदर इनका काफ़ी काम हो सकता है। और ये भी कोई आपको ऐसा दिया जा सकता है सिनेरियो और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इस पे एक इथिक्स की थ्योरी अप्लाई करें और फिर उसे जस्टिफाई करें। ठीक है, तो वो आप कोई भी थ्योरी ले सकते हैं और फिर अपने व्यूज़ के हिसाब से आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। या फिर ये है कि इसके फ़ायदे और नुकसान तो किताब में भी लिखे हुए हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकती है कि डियंटोलॉजिकल और कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी जो है इसके क्या फ़ायदे नुकसान आते हैं। या आपको एक केस दे दिया गया और कहा गया कि इस केस स्टडी पे दोनों थ्योरीज अप्लाई करें, पहले डियंटोलॉजिकल उसका फ़ायदा नुकसान लिखें, फिर अप्लाई कर दें थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म और यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी अप्लाई करें और उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखें वेरी शॉर्टली इन 1 पेज और समथिंग लाइक दैट। सो इसी तरह से कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी केस स्टडी दी जा सकती है कि सपोज एज पर रूल्स आपका जो टाइम है 9 to 4 है, लेकिन क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस में इसको रिलैक्स किया जा सकता है या सम अदर केस स्टडी जो कि ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में आपको हो और उसमें आपने अपनी थॉट्स जो हैं वो देनी हो प्रो और कॉन में और उसे जस्टिफाई करना हो, तो वो आप उसी टाइम ही कर पाएंगे जब आपने ये लेक्चर आज का अटेंड किया होगा या आपने इसकी रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, किताब से आपने इसको पढ़ लिया होगा। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमने आज की क्लास में भी डिस्कस की हैं और बुक में भी इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो आप 1.4 को बुक से पढ़िए और आज की क्लास जो है जिन बच्चों ने अटेंड कर लिया दैट इज़ गुड। दोज हु वर एब्सेंट टुडे और couldn't अटेंड ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी शुड लिसन टू द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर। अभी अगर आपके जहन में कोई सवाल है आज की लेक्चर के बारे में, बेटा आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह कल क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे और थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे। सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन आज, तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।